नमस्कार। दिल्ली में मोदी सरकार हैट्रिक की तैयारी में है और लखनऊ में यहाँ के सांसद राजनाथ सिंह जी भी तीसरी दफा इस सीट को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन उन्होंने अपना नामांकन भरा उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। राजनाथ जी, स्वागत है आपका आज तक ऑल इंडिया टुडे पे। और किसी भी प्रत्याशी के लिए नामांकन वाला दिन बहुत अहम होता है, तो ऐसे दिन पर आपने हमारे लिए वक्त निकाला, शुक्रिया। आप 2 दफा यहाँ पर पहले भी चुनाव जीत चुके हैं, 14 में और 19 में। जब आप तुलना करते हैं पहले के 2 चुनाव में, इस बार लखनऊ की लड़ाई को पहले की तुलना में आप क्या फर्क पाते हैं, क्या आपको लगता है इससे? वैसे मैं समझता हूँ कि कल से ही आप लखनऊ में हैं और किसी पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं आप, तो निश्चित रूप से आपने लोगों से संपर्क किया होगा और यहाँ की राजनीतिक स्थिति का जायजा लिया होगा। मुझे विश्वास है कि पहले भी यहाँ की जनता का विश्वास मुझे प्राप्त था और इस बार भी पहले से कहीं अच्छा परफॉर्मेंस इस बार का चुनाव परिणाम का रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, पहले 2 चरण का जो मतदान रहा उसका एक फीचर निकल के आ रहा है कि इस बार लोगों में उस तरह का जोश जुनून नहीं है वोटिंग को लेकर जो कि 2014-19 में था। पिछले चुनाव से करीब 4% दोनों फेजेस मिला के वोटिंग परसेंटेज डाउन है। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप चुनाव के बहुत अच्छे विश्लेषक भी हैं, वोटिंग परसेंटेज जो घट रही है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वोटिंग परसेंटेज घटने का एक कारण तो गर्मी भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपने कहा कि लोगों में उत्साह नहीं है, तो लोग ये मान कर चल रहे हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, पहले से कहीं अधिक अच्छी मेजॉरिटी से इस बार फिर से मोदी गवर्नमेंट बनने जा रही है। ये लोगों को पक्का विश्वास है, भरोसा है। और उसके अब तक जो अपोजिशन से का समर्थक जो बन रहा है, मैं समझता हूँ उसके अंदर कुछ हताशा निराशा है कि अपोजिशन जैसा परफॉर्म करना चाहिए चुनाव में वो नहीं कर रहे। इस कारण जो उनके समर्थक हैं उनके अंदर भी जो उत्साह चाहिए, जो उमंग चाहिए, वो नहीं है। मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी जीत ही रही है, वोट देने के लिए। इसकी दूसरी थ्योरी ये है कि बीजेपी के समर्थकों में उतना जोश जुनून नहीं है जो कि पिछले तक उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि ये जो हमारा लोकल सांसद है इससे मेरी बड़ी नाराजगी है, मोदी जी की तो आई रही है 400 सीटें, इस एक को हरा देते तो 399। ऐसा नहीं, इस बार केवल प्रत्याशी को देखकर लोग नहीं है, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी देखते हुए लोग अपना मतदान कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये महसूस करते हैं इस हमारे प्रधानमंत्री ने देश का कद दुनिया में ऊंचा किया है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के मान सम्मान को बढ़ाया है। इस कारण लोग प्रत्याशी से नाराजगी हो सकती है, उसको दरकिनार कर हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है, इस सोच के आधार पर मतदान करते हैं। तो 2014 में लोग बदलाव चाहते थे, कांग्रेस यूपीए और मनमोहन सिंह को हटाना चाहते थे, वोट पड़ा। 2019 में पुलवामा बालाकोट के बाद एक नेशनलिस्टिक फ्लेवर था, उस पे वोट पड़ा। क्या आपको लगता है कि ये वाला जो इलेक्शन है वो नेशनल इश्यूज और लोकल इश्यूज का एक मिक्स है? जी, नेशनल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ही, पर 10 साल के बाद लाजमी तौर पे कुछ अब लोकल एंटी इनकम्बेंसी की सुगबुगाहट जगह जगह पर नजर आ रही है। मुझे लोकल कहीं पर जो एंटी इनकम्बेंसी होगी, मैं कह रहा हूँ ना, इन सब सारी चीजों को दरकिनार करते हुए केवल एक ही है सोच कि हमारे देश का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा होना चाहिए और इस काम को यदि कोई कर रहा है और कोई कर सकता है तो केवल मोदी जी कर सकते हैं। इस सोच के आधार पर लोग अपना मतदान कर रहे हैं। आप क्षत्रिय समाज से आने वाले देश के सबसे वरिष्ठ नेताओं में, हमने जब से पुरुषोत्तम रूपाला जी ने बयान दिया गुजरात में, उसके बाद क्षत्रिय समाज में कुछ नाराजगी हमें नजर आ रही है। अलग अलग जगह पे, राजकोट में, राजस्थान में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में रैलियां भी हुई, कुछ लोग तो आपकी गाड़ी के सामने जो कैबिनेट में आ गए। इसको आप कितना बड़ा एक इशू मानते हो और आपको एक तरीके से जिम्मेदार भी बनाया गया कि भाई थोड़ा ठंडा कीजिए कि जिम्मेदारी नहीं दी गई है और मुझसे किसी ने कहा कि सरकारी ठंडा करिए, क्योंकि जीवन में मैंने राजनीति की है, जात ट्रांसफॉर्मेशन की राजनीति नहीं की है, इंसाफ और इंसानियत की राजनीति, जस्टिस और ह्यूमैनिटी हमारी राजनीति का आधार रहा है। लेकिन हाँ, जाति प्रथा है, कोई भी जाति है, जात का होना हमारे लिए भी गौरव की बात है। ऐसा नहीं है कि उसको लेकर के किसी प्रकार की कोई ग्लानि हो।
लेकिन मेरा विश्वास है कि समाज के लोगों ने सदैव उनका जीवन पूरा जो है राष्ट्र के लिए समर्पित रहा, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए सदैव जब भी जरूरत पड़ी फ्रंट पर रहकर इन लोगों ने लड़ाई लड़ी। इस बात को ध्यान रखते हुए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं, तो वह कौम भी मोदी जी के साथ रही, उनको अपना पूरा समर्थन दिया। तो उनका आरोप यह है कि गुजरों को या जाटों को ज्यादा पार्टी तवज्जो दे रही है, जिस तरह से एक तरीके से प्रोमिनेंस मिलना चाहिए राजपूतों को, ठाकुरों को, वो नहीं। देखिए हर चुनाव में होता है, कभी किसी को किसी समाज के शख्स को ज्यादा सीटें मिल जाती हैं, किसी को कभी कम हो जाती हैं, ये थोड़ी बहुत बार्गेनिंग चलती रहती है। लेकिन मैं यह नहीं मानता कि वह पर्टिकुलर सेक्शन के सारे लोग ऐसा सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, 2, 4, 10 लोग इन सब सारी चीजों को हवा देने का काम करते हैं, लेकिन उसका पूरे समाज के ऊपर इम्पैक्ट होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि देखिए अब इस समय देश हमारा लंबे समय से अपने मतों का प्रयोग करते करते राजनीतिक दृष्टि से काफी जागरूक हो चुका है और लोग भी राजनीतिक दृष्टि से काफी परिपक्व हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से ही वो मतदान करेंगे, किसी को टिकट नहीं मिलता इस कारण भी उसको नाराजगी है, किसी को किसी राजनीतिक पार्टी में जैसी उसकी अपेक्षा रहती है उस अपेक्षा के अनुरूप कोई दायित्व नहीं मिलता इस कारण भी लोगों को नाराजगी है। कई कारण हो सकते हैं। अब वो पूरे समाज के बिल्कुल अलंबरदार बनकर खड़े हो जाते हैं। मुझे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ इसलिए मेरा समाज इस पार्टी को समर्थन नहीं, ये कोई तरीका ठीक नहीं। हम राजनीति देश के लिए करते हैं, हर राजनीति करने वाले को इस सच्चाई को समझना चाहिए और ये भाव उसके मन के अंदर होना चाहिए। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति स्वयं को सांसद और विधायक बनाने के लिए नहीं करते, और राजनीति करते हैं नेशन बिल्डिंग के लिए, देश बनाने के लिए। राजनाथ जी, इस चुनाव के कुछ अहम मुद्दों पर आते हैं। सबसे बड़ी बहस इस वक्त चल रही है कि संविधान कौन बदलना चाहता है। कांग्रेस ने ऐसा उड़ा दिया कि इनको 370 सीटें, भाजपा को 400 एनडीए को इसलिए चाहिए कि अगर ये आ गए तो ये आरक्षण हटा देंगे। और कुछ आपके नेताओं ने भी आग लीगी का काम किया, ज्योति मिर्धा, आनंद हेगड़े हो, लल्लू सिंह हो, जो राम गोविल है, इन्होंने कुछ बयान देके ऐसी एक धारणा बना दी कि बीजेपी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने वाली है। बीजेपी कह रही कि कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने वाली है और वोटर समझ रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, संविधान हमारा खतरे में है कि नहीं। कांग्रेस का यहाँ तक प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी भारत की राजनीति पे अपनी विश्वसनीयता, अपनी साख, अपनी क्रेडिबिलिटी ये पूरी तरह से खो चुकी है। तो अनावश्यक प्रबंधा के माध्यम से लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा करके उनका समर्थन हासिल करने की वो कोशिश कर रही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। क्योंकि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में सारी हिंदू जातियों को जोड़ने की कोशिश की ताकि हिंदुत्व वोट बने, हिंदू वोट बने। कांग्रेस को लग रहा है कि इसका तोड़ यही है कि लोग अगर जातियों के आधार पर बढ़ जाए तो जो हिंदू वोट एक अगर हो जाता है तब तो ऑपोजिशन का चांस ही नहीं। तो चाहते हैं कि जातियों में वोट बढ़ जाए तब उनको लगता है कि चांस है, इसलिए वो चाहते हैं कि मंडल वर्सेस कमंडल। मैं ऐसा नहीं मानता, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी ये नहीं कहती कास्ट, क्रीड और रिलीजन के आधार पर हम राजनीति नहीं करते। हम राजनीति करते हैं जस्टिस और ह्यूमैनिटी, न्याय और मानवता हमारी राजनीति का आधार है, इंसाफ और मानवता हमारी राजनीति का आधार है। यह मैं समझता हूँ गलतफहमी नहीं पैदा की जाती है। मैं तो ये मानता हूँ कि भारत का रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी भारत का नागरिक है, हम सभी भाई भाई हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसने केवल अपनी सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धारा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, यदि किसी देश की धरती से गया है तो भारत देश की धरती से गया है। समाज को टुकड़ों में बांटकर हम सरकार नहीं बनाना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी पार्टी की हो और हमारे नेता की हो, किसी की ऐसी सोच नहीं। राहुल गांधी कहते हैं कि दूसरी बात में लेकिन बराबर कोई इशू, एक विभाजनकारी राजनीति जिसे डिविसिव पॉलिटिक्स कहते हैं, वो बराबर कर रहा है।
उसका जवाब देना पड़ता है, उसकी काट हमको देनी पड़ती है। जनता को गुमराह मत करो, सच्चाई ये है। अब कुछ सच्चाई यदि हम बोलते हैं तो उसका फिर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कोई अपने हिसाब से कर ले, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, समझती है सच्चाई है। पर बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं कि कांग्रेस मंगलसूत्र ले लेगी या वेल्थ लेके दे देगी। कांग्रेस वाले बोल रहे भाई हमारे मैनिफेस्टो में कहा लिखा है। मैं कहता हूँ क्या जरूरत थी संपत्ति को ये कहने की। अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में चीज को डाल दी कि जो संपत्ति का जो है सर्वे कराया जाएगा, चुनाव के समय बोलने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब कहीं न कहीं उनकी मंशा है। उनको लग रहा है इनइक्वालिटी बढ़ रही है, अमीर अमीर हो रहे हैं। चुनाव के समय उनको इनइक्वालिटी दिखाई दी। भारत की संसद में कभी भी उनके किसी नेता ने खड़े होकर इस इनइक्वालिटी, समाज में जो असमानता है, के बारे में कभी चर्चा नहीं की। चुनाव के समय क्यों करें? इलेक्शन मैनिफेस्टो में सर्वे की चर्चा क्यों कर रहे हैं? और दूसरी चीज, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो कुछ भी कहा है उन्होंने उनकी इस अप्रोच को कंडेम किया है। जैसे वो कांग्रेस के कहती है, इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट वो कहते हैं कि भारत में असमानता अभी ब्रिटिश राज से ज्यादा है, कि 1% जो सबसे अमीर है उनके पास 40% से ज्यादा है। इतनी असमानता तो अंग्रेजों के जमाने में भी थी। ऐसी टॉमस पिकेटी। आप ये बताइए क्या किसी की संपत्ति लेकर आप दूसरों में वितरित कर देंगे? भारत में संभव है? दुनिया के किस देश में संभव है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक देश का नाम बताइए। नहीं होगा सिंगल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का तो कोई लॉजिक नहीं। वो जो क्यूबा टाइप के देशों में ट्राई किया, ये मार्क्सिस्ट सोचे, बहुत खतरनाक है। मैं कहता हूँ क्यों किसी के अंदर जो कोई इनिशिएटिव होगा, क्यों कुछ करने का एक भाव होगा, क्यों कहीं पर कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा? भारत तो बिल्कुल करदारी की स्थिति में पहुंच जाएगा। कहाँ ले जाना चाहते हैं लोग देश को? वो एग्जांपल देते हैं इनहेरिटेंस टैक्स का, तो 1996 और 99 का जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था उसमें भी इस समय दुनिया किसी देश का उदाहरण क्यों नहीं देते? भाई लोगों के अंदर कैसे ये भाव पैदा होगा कि हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें हमको ज्यादा संपत्ति अर्जित करनी चाहिए। ठीक है, जो संपत्ति होगी वो देश के काम आएगी। गरीबी को दूर करने के लिए वास्तव में जिस तरीके से पहल की जानी चाहिए, हमारी सरकार ने बहुत ही प्रभावी तरीके से पहल की है। आपने देखा कि आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी के संकट से बाहर करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। और मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग ने कहा है। और इतना ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों की फाइनेंशियल फर्म्स ने भी कहा है, इकोनॉमिस्ट ने भी इस सच्चाई को स्वीकार किया है और इसकी तारीफ की है। गरीबी दूर करने का एक तरीका होता है, जनता की आंखों में बराबर धूल लोग झोंकते रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम गरीबी दूर करना चाहते हैं, इसलिए मेरी सरकार बनाओ। इंदिरा जी ने कहा हम गरीबी दूर करना चाहते हैं, इसलिए हमारी सरकार बनाओ। राजीव गांधी जी ने भी कहा, मनमोहन सिंह जी ने भी कहा, नहीं गरीबी दूर हुई। लेकिन 8 वर्षों के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। विपक्ष का ये आरोप है कि बीजेपी अपने ही प्रोपेगेंडा या अपनी ही कामयाबी में कन्विंस हो रही है। जिस तरीके से 2004 से पहले प्रमोद महाजन इंडिया एक शाइनिंग का कैंपेन, उनको लगा कि बीजेपी तो शाइन कर रही है, इसलिए उनको लग रहा है कि इंडिया शाइन कर रहा है। आप उस दौर में बहुत सक्रिय थे, क्या कोई तुलना आपको नजर आती है इंडिया शाइनिंग मोमेंट्स और आज? मैं बहुत सक्रिय रही, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वही इंडिया शाइनिंग की बात उन्होंने कही थी, लेकिन उस समय अंतर है। क्या अंतर है? हमारे देश की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा अंतर आया है। इकोनॉमी की साइज ही देखें इस समय, जो अनएक्सपेक्टेड, कभी लोग कल्पना नहीं करता था कोई। भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में जहाँ दुनिया के देशों में 2014 में 11वें स्थान पर था, वो जंप लेकर आई दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर पहुंच गया है, 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और सारी दुनिया के इकोनॉमिस्ट की सच्चाई को स्वीकार करते हैं और कहते हैं 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आकर खड़ा हो जाएगा। चिदम्बरम कहते हैं कि किसी की भी सरकार थर्ड तो बनना तय ही है, इंडिया वैसे ग्रो कर। इनके समय क्यों नहीं हुआ? सवाल तो ये है, इन्होंने क्यों नहीं कर लिया? सर, राहुल गांधी कहते हैं कि जातीय सर्वे करने की जरूरत है, एक एक्सरे होना चाहिए समाज का कि कास्ट क्या है, उसके बाद वो किसी
क्रांति की बात करते हैं कि रेवोल्यूशन होगा, उनके लिए कास्ट सर्वे बहुत अहम है। क्या आपको लगता है कि ये उलझा सकता है आपको थोड़ा सा चुनाव में? नहीं, इसके पीछे उद्देश्य उनका क्या है पहले तो यह स्पष्ट होना चाहिए। जातिगत हम जनगणना कराना चाहते हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, उनकी मंशा क्या है, इसको तो स्पष्ट नहीं किया। वो पता तो चले कि किस स्कीम में कितना मिलता है, वो सब कुछ जाति के आधार पर तय होता है, लेकिन पता ही नहीं कि किसी कितनी जाति, मतलब ये उनकी सोच है। मुझे लगता है कि शायद आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं, कांग्रेस खत्म करना चाहती है। हाँ बिल्कुल। आपको लगता है नहीं, इस प्रकार की हरकतें ये लोग करते रहते हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, इनकी नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आपको लग रहा है कांग्रेस ही आरक्षण? लेकिन मैं दो शब्दों में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आरक्षण की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी जो चल रही है, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेगी तब तक हमारी आरक्षण की व्यवस्था भारत में बनी रहेगी। क्या है वो लक्ष्य जिसको प्राप्त करने के बाद आरक्षण खत्म? नहीं, भारत एकदम बिल्कुल विश्व का सबसे धनवान देश बन जाए, सभी संपन्न हो, किसी प्रकार के आर्थिक तंगी न हो। तो जब विकसित बन जाए भारत तब आरक्षण है। जब विकसित बन जाए भारत, विकसित बन जाए उसके बाद मैं समझता हूँ कि जब देश को महसूस होने लगेगा कि ये आरक्षण वर्ग की कोई जरूरत नहीं, तब देश अपना फैसला करेगा। लेकिन आज के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आरक्षण की व्यवस्था पर देश में चलेगी, उसको समाप्त नहीं करना चाहता। आज वो स्थिति नहीं है कि हम समाप्त करें, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है, आज कुछ लोगों को विशेष अवसर देने की आवश्यकता है, यह मैं महसूस करता हूँ। क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जो ओबीसी दलित समाज है वो बड़ा ही पैनिक करने लग जाता है। कोई पैनिक नहीं करता, यदि अगर हट जाए तो उनको कमजोर लोग होते हैं जिनका राजनीति में जनाधार खिसकने लगता है, ऐसे ही लोग पैनिक नहीं करते, लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ना कि आरक्षण की व्यवस्था नहीं समाप्त होगी, है चलती रहेगी। जिस तरह से राहुल गांधी अभी अपनी राजनीति कर रहे हैं उसको आप कैसे देखते हो? जगह जगह रुकते हैं, पूछते हैं अपनी जात बताओ, आपकी क्या जात है, आपकी क्या जात है, फिर किसी अग्रवाल से पूछते हैं कि क्या आपको जीएसटी समझ में आता है, तो कभी देखा नहीं ऐसा? मुझे लगता है कि कहीं पर कांग्रेस की सोच में जो क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, वो नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो लोग कंफ्यूज हैं, हताश हैं, निराश। जिसमें जाना चाहता हूँ रक्षा क्षेत्र में। आपको ये बताएं वो लोग जात की जनगणना करा के करना क्या चाहते हो? कि जो गवर्नमेंट स्कीम है सही को मिलनी चाहिए ना, कि मतलब अभी पता ही नहीं हम इतना पुराने कास्ट सर्वे पे दिए हैं। हमारी सोशल वेलफेयर की जितने भी स्कीम्स हैं, बिना भेदभाव के सभी के पास पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, मैं इसका क्यों जवाब चाहता हूँ। वो ये बतला दे, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो, ये बतला दे कि हमारे साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव हुआ है, कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कोई बतला नहीं। क्या इस तरीके से काम नहीं किया जा सकता? क्यों जनता को कंफ्यूज करना चाहते हैं? क्यों जनता को बार बार इन लोगों ने बराबर जनता को धोखे में रहकर, जनता को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश की? जनता की आंखों में धूल झोंक कर इन्होंने समर्थन हासिल किया है समय समय पर। यदि जनता की आंखों में धूल झोंक कर समर्थन हासिल करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर बातचीत करने की कुवत होनी चाहिए। सर, बीजेपी कहती है कि अगर हमारी तीसरी दफा सरकार बने तो पहले 100 दिन में बड़े फैसले होंगे। जो आपका कार्य क्षेत्र है, वैसे भी ओवरऑल गवर्नमेंट के संदर्भ में आपके हिसाब से क्या बड़े फैसले करने की आपकी तैयारी है और आप क्या चाहते हैं? रक्षा मंत्री गवर्नमेंट बनने जा रही है, हम देखेंगे तुरंत उसके बाद आपको विदिन 15 डेज बहुत सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी। क्या करेंगे सर आप? नहीं, हम डिस्क्लोजर की यह है कि सभी मिनिस्ट्री ने अपना प्लान चेक आउट कर लिया है। अगले 100 दिन का गवर्नमेंट बनने के बाद अगले 100 दिन का हमारा क्या कार्य? तो रक्षा क्षेत्र का आपका विजन क्या है? अगली विजन हमारा बिल्कुल साफ है। रक्षा क्षेत्र में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना, भारत को एक सशक्त भारत बनाना, ताकतवर भारत बनाना, लेकिन किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए। सर, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के नेता जी चिदम्बरम हो या मनीष तिवारी हो, आप पे बड़ा अटैक करें चाइना के मुद्दे। वो कहते हैं कि राजनाथ जी बताते ही नहीं कि एग्जैक्टली पीएलए और इंडियन आर्मी की सिचुएशन क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल। मैं कह रहा हूँ जिस तरह चाइना के साथ बातचीत चल रही है, बराबरी के स्तर पर बातचीत हो रही है, परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और मैं कह सकता हूँ इस समय जो बातचीत चल रही है और कमांडिंग लेवल पर जो मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है, जो हमारी ब्रीफिंग होती है, अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है, तनावपूर्ण माहौल में बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत हो रही है ठीक तरीके से, समाधान निकलने की संभावना भी है।
पर ढेमसांग और टेमचौक में तो गतिरोध बना हुआ है, पीएलए आई हुई है, वो चेंज हो नहीं रही है। गतिरोध बना हुआ है तो कुछ ये अन्य भी कारण है। अब मैं उसका खुलासा नहीं कर सकता हूँ, बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, देशवासी पूरी तरह से आश्वस्त रहे कि मोदी जी के नेतृत्व में देश पूरी तरह से सुरक्षित है। ये जो सीधा सवाल है कि जो और देश के आन बान शान पर कोई दुनिया की ताकत जो है चोट नहीं पहुंचा सकती। तो ये जो सर सीधा सवाल है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो यथास्थिति आज की तारीख में है कि आप रक्षा मंत्री के तौर पर और बीजेपी की सरकार पूरी जो सच्चाई है वो देश के सामने नहीं रखती, कि मतलब स्थिति जितनी खराब है आप उसको थोड़ा बेहतर करके पेश करें। बिल्कुल बिल्कुल खराब नहीं है। कौन कहता है खराब है? मैं पहले की सारी चर्चा करूंगा आपके सामने, क्या क्या हुआ है आप नहीं जानते। आप बताइए अपने चैनल के माध्यम से देशवासियों को क्या हुआ है, मैं उसकी भी चर्चा नहीं करता हूँ। इस बार तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, संघर्ष होता है, कहीं पर पड़ोसी देश आगे जाता है, कहीं पर हम आगे हो जाते हैं, ऐसी स्थितियां पैदा होती रहती हैं, उसी के लिए बातचीत होती है और उसी प्रकार की कुछ स्थितियां इस बार भी हैं। लेकिन जब बातचीत का दौर चल रहा है तो उस समय मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सर आपने देखा होगा कि हाल में सैटेलाइट इमेजेस आई यूरोपियन सैटेलाइट एजेंसी की, जो कि दिखाते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर के उस पार करीब 19 किलोमीटर दूर चीन ने नया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप एक जगह क्यों देखते हैं साहब, कहीं वो आगे हो सकते हैं, कहीं हम आगे हो सकते हैं। मैं इसलिए आपको बार बार कहता, इतनी बार तो आप पक्की मानते हैं कि राजनाथ सिंह कम से कम गुमराह नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। इतने लंबे समय से मैं राजनीति में काम कर रहा हूँ, इतना आपको यकीन है कि नहीं है? तो मैं देशवासियों को गुमराह नहीं कर सकता। लेन देन होगा बातचीत में, ऐसा नहीं है कि हमारी जमीन कब्जे में चली गई है चीन के और उसके बाद हम लोग बिल्कुल दुम दबाए बैठे हुए। भारत आज दुम दबाकर बैठने की स्थिति में नहीं है। क्या कर रहे हैं लोग? इसके पहले भी चीन के साथ लड़ाई हुई है, क्या हुआ है सारा देश जानता है। मैं कभी अपने मुंह से चर्चा नहीं करता उससे। वो क्या गया ही लोग। सर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने, लेकिन वैसी स्थिति कभी अब भारत में नहीं आने वाली है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने की बात बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने की है। आप देश के रक्षा मंत्री, अगर होगा तो आप ही को एक करके दिखाना, आपके लिए कितना रहेगा पीओके वापस भारत में? नहीं, किसी ने नहीं कहा है। पाक अधिकृत कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। अभी तो पाकिस्तानी बैठे हैं, था है और रहेगा। तो वापस लीजिए ना, वापस लीजिए। अरे खुद ही आएंगे लोग, खुद ही आएंगे लोग। आपने नहीं देखा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की मांग हो रही है को भारत में बंद किया जाना चाहिए। और ये बात तो 2 साल पहले आर्मी डे के अवसर पर आर्मी ऑफिसर को एड्रेस करते हुए मैंने श्रीनगर में 2 साल पहले ही कहा। आपको लगता है हमारे जीते जी वो वक्त आएगा जब भारत का ही एक अपनी हिस्सा बनेगा? इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। होगा ऐसा? इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। जिस बात में कांट बी रूल आउट, कुछ करना पड़ेगा सर आपको लाने के लिए। जैसे क्या है ना कि आर्टिकल 370 हो गया, राम मंदिर बन गया, अब आपके भी जो समर्थक है वो भी सोच रहे हैं कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा ना, फिर ही तो करंट आएगा, स्पार्क आएगा। ये एक तरीका है। बस देश को हमारी सरकार के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर पूरा भरोसा यकीन। सर आपको लगता है कि जो बीजेपी पार्टी में जो डिफरेंस थी, उसके जो 3 आइडियोलॉजिकल बिंदु थे, उनमें से 2 पूरे हो गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में कुछ राज्य बढ़ चुके हैं, केंद्र में बढ़ने की बात आपकी सरकार कर रही है। अगर ये सारा आपका आइडियोलॉजिकल एजेंडा फुलफिल हो जाता है तो क्या वाकई में बीजेपी पार्टी में डिफरेंस रहती है या बाकी पार्टियों जैसी हो जाती है? क्योंकि आइडियोलॉजिकली उतना फर्क फिर कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ। हमारे जो आइडियोलॉजिकल इश्यूज थे उन पर हम कर ही रहे हैं। जो कुछ बचे होंगे 1-2 पर काम होगा ही होगा। अंतर की क्या बात है? अंतर ये जैसे कई सारे जो विपक्ष के बराबर ही अंतर बना रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक पार्टियों की अपेक्षा ज्यादा विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी। सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई सारे जो विपक्ष के नेता हैं
जिन पे कोई आरोप लगता है, जो ईडी सीबीआई का केस होता है, वो आप लेते रहते हैं। ऑपोजिशन कहती है कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी की, धुल जाते हैं। अच्छा, जब ये विपक्ष में होते हैं तो उनको समझ आता है। आप नाम बताइए जिनको लिया हो तो लिया। सर जैसे अजीत पवार है, अरे भाई ये बताइए कि 70,000 करोड़ रुपए का जब अजीत पवार के ऊपर आरोप लगा था जब एनसीपी में तो सारी एनसीपी के नेता ही तो ये कह रहे थे अजीत पवार ने बिल्कुल दूध के तुले हैं, उनके ऊपर बिल्कुल सारे गलत आरोप। आज यदि पूरी जांच के बाद निकल कर आया कि उनके ऊपर आरोप सही नहीं है, इस पर उनको क्यों आपत्ति होनी चाहिए? जो वह लोग कह रहे थे वही तो पर जांच एजेंसी भी कह रही है। पर इतना सिंपल नहीं है। अगर वो विपक्ष में रहते तब तो 70,000 रुपए का एक स्कैम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब वो आगे तो आरोप मान लिया तो हम लोगों ने सब सरासर गलत किया। सरकार का तो कोई लेना देना नहीं है एजेंसियों से कि एजेंसी को इंस्ट्रक्ट करते हो क्या जाइए फला जगह छापे डालिए, फला के ऊपर वो गिरफ्तार करिए, उनकी संपत्ति जब्त कीजिए, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन देती है। एजेंसी अपना काम करती है और देखा जाए तो इन एजेंसियों ने इसके पहले भी करप्शन के मामले में शायद कुछ लाख रुपए या कुछ करोड़ रुपए जब्त किए थे। इस समय तो शायद 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ईडी सीबीआई ने जब्त की है। वहां से संपत्ति है वो बहुत जरूरी भी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ईडी सीबीआई को गलत काम करती है, गलत तरीके से किसी को भी हैंडबार करती है तो लोग अदालत है, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां से उनको रिलीफ मिलनी चाहिए। क्यों नहीं रिलीफ मिल पा रही? क्या अदालत की पूरी कोर्ट ही सरकार के दबाव में है? क्या कहना चाहते हैं? अलग सवाल है। एक तो ये कि जो भ्रष्ट है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहिए। दूसरा ये जो भ्रष्ट हो जब आपसे जुड़ जाए फिर एजेंसी का जोशी खत्म हो जाए इन्वेस्टिगेट करने, तो वो भी नहीं होना चाहिए। पहले समन भेज रहे, अरेस्ट कर रहे, आप सर ऐसा कौन एक नेता बता दीजिए बीजेपी का। दूसरी मैंने मान लिया क्लीन चिट दे दी ईडी सीबीआई ने, या क्लीन चिट कुछ किया ही नहीं, ठंडे पड़ गए, कुछ किया ही नहीं। तो मैं कहता हूं कि कोर्ट जा सकती है या पोजीशन जा सकता है, क्यों नहीं जाते कोर्ट? तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अपना काम करना है ना। अच्छा भाई आकर वो कहें गलत किया है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेट करेगी, कोर्ट थोड़ी इन्वेस्टिगेट करेगी। अरे कोर्ट नहीं करेगी, लेकिन कोर्ट कह सकती है कि आपने ऐसा कहा था, आप ऐसा क्यों कर दिया, उसकी जो प्रॉपर रीजनिंग, उसका जो समुचित कारण होगा वो एजेंसी कोर्ट को बताएगी। भाई अदालत तो बैठी हुई है सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक, हम गलत हैं, हम इंसाफ नहीं कर सकते, तो वहां से तो आपको इंसाफ मिलेगा। आपको लगता है एजेंसियां फेयरली कर रही है सारा काम? आपको लगता है जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं अपना काम फेयरली कर रही हैं? भाई हम जितना जानते हैं, मेरी जानकारी भी यही है कि फेयरली कर रहे हैं। राजनाथ जी, आपका इतना लंबा राजनीतिक करियर रहा है, आप कृषि मंत्री रह चुके हैं, आप रक्षा मंत्री रह चुके हैं, होम मिनिस्टर रह चुके हैं, सबसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके हैं, हर तरह की चीज आपने की। जब आप नामांकन मैं भी इसके अध्यक्ष भी रह चुका हूं, मैं बीजेपी यूथ विंग का जिलाध्यक्ष भी रह चुका हूं, मैंने बीजेपी यूथ विंग का जिलाध्यक्ष रह चुका हूं, बीजेपी का जिलाध्यक्ष रह चुका हूं, बीजेपी यूथ विंग का मैं प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूं, बीजेपी मेन पार्टी का भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूं, बीजेपी यूथ विंग का भी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी रहा, बीजेपी पार्टी का भी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी रहा, बीजेपी यूथ विंग का भी प्रेसिडेंट रहा, बीजेपी मेन पार्टी का भी 2 बार प्रेसिडेंट रहा, यूपी में भी मिनिस्टर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर रहा हूँ और 4 बार सेंट्रल गवर्नमेंट कैबिनेट मिनिस्टर भी। तो लगभग भारत की राजनीति में जितने भी पद हैं पार्टी के हो या फिर सरकार के, उन पर आसीन हैं। जब आप अपनी गाड़ी के ड्राइवर सीट तो है आपकी जो पॉलिटिकल गाड़ी है, आपको आगे क्या नजर आता है? आगे क्या व्हाट आफ्टर दिस? इसके बारे में अपने बारे में सवाल ही सोचने का कोई कारण ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। जिस समय बचपन में हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने, कभी सोचा नहीं था कि हम किसी पार्टी में जाएंगे, और वही समय भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट होगी और फिर इस देश का की सत्ता सरकार बनाएगी वो पार्टी। ये तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। सर पर लाजमी ही है, हर आदमी आगे की सोचता है कि इसके बाद क्या सोचते हैं कि राष्ट्रपति बन जाए या उपराष्ट्रपति बन जाए, वो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप रहेगा राजनीति के? व्हाई नो? देखिए जीवन के बारे में हमारा एकदम बिल्कुल पूरी तरह से मुझे सोचता है जो होना होगा होगा। हमारा काम यह है कि अपनी जो भी दायित्व है, जो भी जिम्मेदारी है,
उसमें सही तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह किया जाए। तो कहीं तो लगता होगा कि राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं, हमारे साथ रहने वालों से पूछ लीजिए, मैं जानता हूँ जो मैं कह रहा हूँ इसको यकीन नहीं होगा। हमारे साथ भी बहुत हमारे अभिन्न लोगों को भी जानते हैं जो हमारे साथ 30-40 वर्ष, आप उनसे भी अकेले बात करके पूछ लीजिए कि राजनाथ सिंह ने कभी कहा होगा कोई पर मिल जाए। और मैं ये भी मैं अपनाना चाहता हूँ डंके की चोट पर, भारत की राजनीति में कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने विधानसभा का भी टिकट मांगा। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होगा, आज तक नहीं मांगा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, और टिकट मांगने कभी मैं गया मैंने कोई पद मैंने कभी मांगा है, किसी के लिए पैरवी की। देश के बड़े नेता जो सुन रहे होंगे, जो इस समय होंगे, वो तो जानते होंगे। राज्यसभा में भी रहा, विधान परिषद में भी रहा, विधानसभा में भी रहा, लोकसभा में भी 3 बार से। ये बताए तो कि किस्मत में लिखा है तो वरना मांगेंगे नहीं, कभी नहीं करेंगे, कोई सवाल ही नहीं। यदि आदमी विवेकशील प्राणी है, जो दायित्व अपने कंधों की पर आता है उसका जो बिल्कुल ईमानदारी के साथ निर्वाह करे, जो होना होगा होगा। वादे के कारण ही व्यक्ति का कदर नहीं बड़ा होता है। व्यक्ति का कदर यदि बड़ा होता है तो उसकी कृतियों के कारण, उसके कामों के कारण उसका कदर बड़ा होता है। यहाँ में बहुत लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बहुत रह लेते हैं, जब तक चेयर पर है तब तक है खत्म। पोस्ट के कारण ही, अपनी डीड्स, अपनी कृतियों के कारण ही मनुष्य का कदर बढ़ा। हाल ही में मैं उत्तराखंड में था, तो वहाँ पे ऐसे वोटरों से बातचीत हो रही थी, तो अग्निपथ स्कीम का, अग्निवीर स्कीम का जिक्र हुआ। आपने कुछ कहा कि अगर इसकी जरूरत हो फिर से देखने की, मॉडिफाई करने की, तो हम उसको सोचेंगे। आप एग्जैक्टली क्या जो अब तक की इम्प्लीमेंटेशन, फिलहाल मुझे कोई ऐसा नहीं लगता है कि मॉडिफाई करने की जरूरत है। अभी अग्निपथ स्कीम चल रही है, चल रही है। आपको लगता है कि कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है? आपको लगता है कि नहीं, देखिए ऐसा है ना कि हमको आर्मी में, अपनी सेना में एक यूथफुलनेस लानी चाहिए, माने युवा लोगों का मैक्सिमम इंडक्शन हो। देश की सीमाओं की रक्षा करनी है तो जो वास्तव में जिनके अंदर ऊर्जा हो, जिनके अंदर कर्म करने की ललक हो, इस आयु के लोगों की भर्ती ज्यादा होनी चाहिए। इस सोच के आधार पर हमने किया है और मैं चाहता हूँ कि अभी तक मेरे पास कोई शिकायत नहीं थी। तो अभी अग्निवीर स्कीम को मॉडिफाई करने की या बदलने की कोई सवाल ही नहीं, प्रश्न ही नहीं खड़ा होगा, प्रश्न ही नहीं खड़ा होगा। सर आपके भविष्य में कभी कुछ लगेगा हम लोग और भी कुछ बेहतर किया जा सकता है, ठीक है, तो रिफॉर्म के कंटीन्यूअस प्रोसेस है। वो तो कभी भी किसी भी स्कीम के बारे में मैं समझता पहले की आर्मी थी, समय पर उसमें भी सुधार हुए। यहाँ जब आवश्यकता महसूस होती है, फिलहाल मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो हुई है, क्योंकि मैं जो भी हमारे हैं ऐसे सेलेक्टेड अग्निवीर विद्वान, चाहे नेवी के हों, एयरफोर्स के हों, आर्मी के, मेरी बराबर उनके साथ बातचीत होती है, बिल्कुल पसंद है। सर आर्टिकल 370 के हटने के बाद कई दफा आपके कश्मीर के दौरे हुए, कश्मीर की आज की स्थिति को पहले से आप तुलना करते हैं, आप क्या फर्क पाते हैं? फिर मुझे लगता है जिस कश्मीर को हम स्वर्ग मानते थे और वो कश्मीर स्वर्ग बनने की ओर बढ़ चला। ऐसे में चुनाव के बाद आर्मी की वहाँ पे क्या भूमिका है, क्या हिस्सेदारी होगी, क्या रोल होगा आर्मी का? क्योंकि क्या आपको लगता है कि आज जैसे कुछ नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा कि अफस्पा हटाया गया, क्या आपको लगता है कि वैसी स्थिति बन गई है कि कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी अफस्पा हट सकता है? अफस्पा हट सकता है, आ गई है स्थिति, लेकिन मैं समझता हूँ कि गृह मंत्रालय इसका सही मूल्यांकन करेगा और उस मूल्यांकन करने के बाद ही वो फैसला करेगा। आपको लगता है बन गई स्थिति की अफस्पा हट काफी हद तक बन गई है, काफी हद तक कुछ हिस्सों में हट सकता है, हो सकता है, लेकिन अभी ये फैसला गृह मंत्रालय को लेना है। तो आपके हिसाब से आपका जो हमारे केवल इनपुट की बात नहीं, गृह मंत्रालय के पास भी अपना इनपुट होता है, उनके पास भी आईबी है, बार है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, उनके जो इनपुट प्राप्त होगा उसके आधार पर गृह मंत्रालय फैसले लेगा। लेकिन स्थिति काफी बहुत ही सामान्य सी हो गई है और आप देख रहे हैं कि टूरिस्ट का नंबर भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है। ऐसे में पाकिस्तान में जो फिलहाल सिचुएशन है उसकी आपकी रीडिंग क्या है रक्षा मंत्री के? बहुत दयनीय है पाकिस्तान से, पड़ोसी की ऐसी हालत देखकर दया भी आती है। मैं हाल में मरियम नवाज का बयान सुन रहा था
वहाँ पे काफी प्रेशर है कि भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू किया जाए। आप क्या सोचते हैं? अच्छा होगा कि पाकिस्तान भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर करें, अच्छे करें। आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय देना बंद करें, और जो भी आतंकवादी गतिविधियां वहां पर चल रही हैं, आतंकवादियों के जो अड्डे अभी पाकिस्तान में हैं आने में, उनको समाप्त करें। यदि अकेले समाप्त नहीं कर सकता है तो भारत का सहयोग चाहता है और किसी का सहयोग चाहता है तो सहयोग ले, सहयोग करें। हम लोग ओपन इन ट्रेड नॉर्मलाइजेशन या ट्रेड रिसम्पशन के नहीं, स्थिति पहले सामान्य होगी उसी के बाद खत्म करने से पहले दो आखिरी सवाल। एक ये, पिछले 10 साल में जब से आप इस सरकार में आए, सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं? कोई ऐसा काम जिसको आप मानते हैं कि आपकी लेगेसी का ये हिस्सा है कि राजनाथ सिंह ने सब लोगों के एफर्ट से ये अचीव किया, ये मेरी लेगेसी है जो मैं देश की? नहीं, जो कुछ भी होगी हमारी अचीवमेंट्स, मैं अपनी अचीवमेंट नहीं मानता हूँ, पूरी गवर्नमेंट की अचीवमेंट मानता हूँ। और मैं मानता हूँ जो हमारी लीडरशिप होती है, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उसका जो विजन है, उसका जो मिशन है, उसका जो पैशन है, उस आधार पर ही किसी भी गवर्नमेंट में काम होते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास एक अपना विजन है, मिशन है, पैशन है, और उसी कारण जो है भारत का मस्तक आज अंतर्राष्ट्रीय भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय, कोई एक ऐसी चीज, भारत की इकोनॉमी अब पूरे विश्व की टॉप 3 कंट्रीज में आकर 2027 तक खड़ी होने वाली है। कोई एक ऐसी चीज जिसका आपको खेद है, जो आपको लगता है ये ना होता तो अच्छा होता है, या कुछ कोई खेद नहीं है कुछ। तो आप तो एकदम किसी स्पिरिचुअल गुरु की तरह बोल रहे हैं, कोई खेद नहीं, ऐसे कैसे? कोई भी खेद नहीं? मेरे अध्यात्म में मेरा पूरा विश्वास है, ईश्वर की सत्ता पर मेरा पूरा विश्वास है। मैं ईश्वरवादी हूँ, रहूंगा, था, हूँ, रहूंगा। मैं छोटा था बचपन में, तब भी मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था। आज भी मैं अपना जो भी करना चाहिए था करता हूँ। मुझे संकोच किसी बात का नहीं है। मैं बहुत प्रोग्रेसिव बनने के चक्कर में नहीं रहता हूँ। जो मैं हूँ सो हूँ, जो मैं हूँ सो हूँ, और जो मैंने कहा सो कहा। जनता को डायरेक्ट विश्वास है, आपका ये मानना है आपकी कथनी पर। आपने राजनाथ जी एक बेहद अहम दिन पर हमारे लिए वक्त निकाला। आपके निवास पर लखनऊ में सैकड़ों लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। आपको शुभकामनाएं देने को, ऐसे में इतनी मसरूफियत में आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत बहुत